बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका जो स्पेसिमेन पेपर है जो फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स है, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप क्रैचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो ये सारों 4 जो क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें कौन से कंसेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, ये सब आपको वहाँ मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इसका कैश बुक से रिलेटेड है, ये हमने कर लिया है। दूसरा जो क्वेश्चन था इसका वो रिलेटेड था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, इसको भी हमने कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद तीसरा क्वेश्चन जो था इसका वो था एडजस्टमेंट थी उसके अंदर इंश्योरेंस की और रेट्स की, कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रीपेड क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। चौथा जो था वो सस्पेंस अकाउंट से रिलेट करता था कि सस्पेंस अकाउंट्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे का पूरा पेपर जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरे का पूरा पेपर जो है वो इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और ये बड़ा हेल्प करेगा एग्जाम में आपको, क्योंकि ये पैटर्न है बेसिकली जो एग्जामिनर ने खुद दिया है कि स्पेसिमेन पेपर है कि इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में बन सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद जो पेपर्स आए 2020 में वो कहीं ना कहीं मैच हो रहे होंगे इससे। तो लेट्स स्टार्ट। के लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये लिमिटेड की बात कर रहा है। आपको पता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है और फिर कंपनी होती है जिसको हम लिमिटेड कंपनी कहते हैं। के लिमिटेड का मकसद है कि यहाँ पर जो एक एडवांटेज है कि लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है और लिमिटेड बाय शेयर भी होती है यहाँ, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो इसका मकसद है कि ये वो कंपनी है जो जिसमें शेयर कैपिटल भी है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो लोग भी लिमिटेड जो कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो सेफ होते हैं कि जितना पैसा उन्होंने इस बिज़नेस में लगाया है, अगर भी कोई मिसहैप हो जाता है और ये बिज़नेस अगर फ्लॉप होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ उनका जो लगाया हुआ पैसा इस बिज़नेस में वो डूबेगा। इसके अलावा उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। तो ये है लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, हमें बताता है इट्स इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 180,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.50 ईच, के एक शेयर की जो वैल्यू है वो $0.50 है। 1,80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इसका मकसद है 90,000 का शेयर कैपिटल है। देखिए है क्या कि आप जब कंसेप्ट वही है कि अगर अकेला आदमी इन्वेस्ट करता तो कैपिटल होता है, यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो आपने उसको नाम दे दिया कि शेयर कैपिटल का, कि शेयर है, एक शेयर की एक वैल्यू होती है, तो एक शेयर की वैल्यू 0.50 है। डॉलर के हिसाब से अगर समझना चाहें, जैसे अगर हम बात करें कराची में, कराची स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर और जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप रोज़ाना जब उनको देखते हैं तो शेयर्स की वैल्यू भी पता चलती है ओवरऑल कि स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी रही, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज नीचे की तरफ गिर गया। इसका मकसद है शेयर्स की जो डिफरेंट कंपनीज के जो शेयर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है, वो ट्रेडिंग अगर कोई डाउनफॉल होता है तो वो शेयर्स की वैल्यू गिरी, ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उन कंपनीज में वो नीचे की तरफ चली जाती है। और अगर मार्केट में तेज़ी है तो फिर ओवरऑल जो है इसके अंदर इजाफा होता है। तो एनी हाउ ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको बताता भी चलूँ ताकि आपको कंसेप्चुअली भी पता चले कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2016 के अंदर एक जनरल रिजर्व आपको दे रहा है और एक रिटेन अर्निंग्स आपको दे रहा है। देखिए क्या होता है कि जब कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है या पार्टनर्स बिजनेस करते हैं तो उससे डेफिनेटली कोई प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर प्रॉफिट आता है तो उसको हम नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम अगर कोई अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो क्या होता है, सॉरी, वो ये होता है कि उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है। अगर पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होता है तो उनकी जो भी रेशो है या इक्वल रेशो है वट एवर इट इज, उसके हिसाब से उसके अंदर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो उनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट का पार्ट बन जाती है। करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है। अब जब हम इसके अंदर आते हैं जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेड कंपनी है, कि जिसके अंदर जब इनकम होती है तो वो इनकम को
हम ट्रांसफर कैपिटल में नहीं करते, बल्कि उस इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग एक अकाउंट होता है, रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जो प्रॉफिट है उसको शो कर रही होती है अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है, और इसका डेबिट बैलेंस है तो फिर ये लॉसेस को शो करती है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का अगर कोई बैलेंस ना दिया जाए, कोई आपको ना बताए, तो एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है, कि ये प्रॉफिट हुआ, कि जितनी भी आपको ईयरली लिमिटेड कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं, इनकम होती है, उस सबको फर्स्ट ट्रांसफर कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग में। तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करके इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करते हैं, ये इसकी एंट्री पास कर देते हैं। अगर लॉस है तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, जर्नल रिजर्व क्या होते हैं? देखिए, कंपनी होती है, उसमें डिफरेंट किस्म के फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ हो सकता है अनफोर्सी किस्म के, एकदम बिजनेस के अंदर कंटिजेंसीज भी आ जाती हैं कि कोई इस किस्म की चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप फोर्स ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर पैसे फॉर रेनी डेज जिसे हम कहते हैं, कि रेनी डेज के लिए इंसान अपना कुछ पैसे बचा के रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या करते हैं कि इस रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी अमाउंट है उसे जर्नल रिजर्व कहते हैं, कि रिटेन्ड अर्निंग से आपने जर्नल रिजर्व के अंदर अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया फॉर स्पेसिफिक, और जिसका आपको कुछ पता भी हो सकता है कि कहाँ आप ये पैसा खर्च करेंगे, हो सकता है पता ना हो, लेकिन आपने फॉर कॉशियस होकर के यार ये पैसे सेव कर दें, हो सकता है किसी जगह इस काम आ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे हम जर्नल रिजर्व कहते हैं। जब कोई रिटेन्ड अर्निंग की इनकम एंट्री आपको पता है क्या हो गई, कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर दिया अगर प्रॉफिट है। इसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग में से अगर कुछ भी पैसा खर्च होगा, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और इसे जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व के अंदर अगर ट्रांसफर होगा तो फिर इनका रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देंगे और जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग का एक प्रॉफिट, ये एक काम ये भी होता है कि देखें, अगर ये कंपनी चल रही है तो जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया उनको फिर क्या मिलेगा, तो उनको जो मिलने वाली अमाउंट होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं डिविडेंड। तो ये डिविडेंड वो चीज़ होती है जो शेयर होल्डर को मिलती है, इसको इसको हम फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं। फाइनल डिविडेंड का मकसद होता है ईयर एंड के ऊपर जो डिविडेंड आप दे रहे हैं वो फाइनल डिविडेंड हो जाएगा, और अगर ईयर के जो भी साल आपका चल रहा है इसके बीच में अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो फिर इंटरम डिविडेंड कहते हैं इसको। अच्छा, डिविडेंड जब देंगे तो देंगे कहाँ से? प्रॉफिट तो हमने रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो फिर जो कुछ भी पड़ा हुआ है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में है, तो डिविडेंड जब भी अनाउंस होगा तो डिविडेंड अनाउंसमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देंगे और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर देंगे। और फिर डिविडेंड पेएबल को डेबिट करके जब ये एक्चुअली पेमेंट हो रही होगी तो फिर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मकसद है, आपने समझा कि रिटेन्ड अर्निंग के अंदर अगर जनरल रिजर्व के अंदर अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, और अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करके हम डिविडेंड पेएबल को डिविडेंड को क्रेडिट कर देंगे। इसका मकसद है जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर या डिविडेंड अगर हमारा कुछ है जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस सूरत में रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती है और इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये एंट्री का कंसेप्ट अगर आपका था, आपने पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा रिफ्रेश कर दूँ आपको कि ये जर्नल एंट्रीज होती है। और देखें, अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो डेबिट एंड क्रेडिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्चुअली ये जो डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज, अगर इसके कंसेप्ट आपके सही हैं कि यार किस सिचुएशन के अंदर डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, एसेट्स आपके क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ आपकी क्या होती हैं। नॉर्मली एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, एक्सपेंस का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, इनकम का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, लॉस आपका जो है वो डेबिट होता है। अगर ये बेसिक आपके टर्म्स क्लियर हैं, जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आसान भी लगेंगी, क्योंकि इन्हीं को डिफरेंट जगहों पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि अगर ये एंट्रीज रिटेन्ड अर्निंग के अंदर इनकम कैसे ट्रांसफ़र होगी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं रिटेन्ड अर्निंग को, अगर डिविडेंड है तो फिर उसको क्या करेंगे। अगर ये तीन कंसेप्ट आपके क्लियर हैं जो इस सवाल के अंदर आ रहे हैं, तो आपको ये सवाल भी आसान लगेगा और बहुत इत्मीनान के साथ आप जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो हम देख रहे हैं ये कहता है। आगे पढ़ते हैं हम, कहता है क्या है, कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 वाज $9,000। देखें, ये इनकम आ गया, प्रॉफिट हो गया साल का 9,000। तो अगर प्रॉफिट 9,000 साल का हुआ है तो जो मैंने एंट्री बताई कि रिटेन्ड अर्निंग को हम डेबिट कर देंगे, सॉरी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे 9,000 से।
तो रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगी इसके अंदर। 2000 ऑफ दिस वाज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, इसमें से 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। मैंने आपको बताया कि रिटेन अर्निंग को डेबिट करके जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, यानी रिटेन अर्निंग में कमी हो जाएगी और जनरल रिजर्व आपका बढ़ जाएगा। एन इंटरम डिविडेंड ऑफ $4,500 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक $4,500 का इंटरम डिविडेंड का मकसद जैसे मैंने बताया कि साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड दे रहे होते हैं तो इंटरम डिविडेंड कहलाता है। वो 4,500 का इन्होंने अनाउंस करके दिया। नो डिविडेंड वाज प्रपोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड के ऊपर जो फाइनल डिविडेंड होता है वो आपने कोई भी प्रपोज नहीं किया, यानी डिविडेंड नहीं दिया। एनी हाउ $4,500 तो आपने दिए, वो रिटर्न अर्निंग में से कम हो जाएंगे। कहता क्या है हमसे, कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017। देखिए ये अक्सर एग्जाम के अंदर आएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड आज, क्योंकि एंड इंशाल्लाह हम जो बाकी के भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा और आपकी समझ में आती रहेगी। आज जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसको बार बार रिपीट करें और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो इससे मिलते जुलते जब दोबारा सवाल आएंगे, अगर 4-5 साल के पेपर आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू अटैम्प्ट द क्वेश्चंस विद फुल कॉन्फिडेंस और इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग बेटर। तो हम देखते हैं इसके अंदर के लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनता है। इसने सवाल जो दिया है उसके अंदर हमें खुद भी एक फॉर्मेट बनाकर दिया है। फॉर्मेट में कहता है 1 अक्टूबर 2016 में जो भी फिगर दी हुई है उसको यहाँ लिख के टोटल कर दें। उसका 3 कॉलम्स देता है, शेयर कैपिटल कहता है, जनरल रिजर्व बताता है और रिटेन अर्निंग बताता है। ये 3 चीज़ें दे रहा है। अगर इन 3 चीज़ों को आप यहाँ समझने की कोशिश करें तो इसने 2 चीज़ें तो देखें आपको दी हैं, बल्कि शेयर कैपिटल भी देती है। 1,80,000 शेयर है 0.5 के हिसाब से, तो 1,80,5 के हिसाब से अगर आप देखें तो 90,000 के ये शेयर्स बनते हैं आपके। ये आप यहाँ लिख दें शेयर कैपिटल के अंदर 90,000 के। इसके अलावा 2 चीज़ें और भी देता है। जनरल रिजर्व में 4,000 के और 5,500 की रिटेन अर्निंग है, तो जनरल रिजर्व जो है 4,000 के हो गए और 5,500 की रिटेन अर्निंग उसने आपको बताई है। जो बैलेंस दिया हुआ है, देखें इस बैलेंस की बात कर रहा हूँ 1 अक्टूबर को जो दिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये होता है, कहता है कि 2000 जो है 9,000 की इनकम हुई तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दें। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा वो क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इन तीनों को आप टोटल कर लें, ये 90,000 है और प्लस 4,000 आ गया और उसके बाद 5,500 आ गया, तो ये 99,500 आपका इसका टोटल आ गया। ये आप लिख दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000 है, तो देखें 9,000 इसके अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसका इफेक्ट। ये 99,000 है, ये 9,000 आ गया आपके पास इसका टोटल, और ये रिटेन अर्निंग में प्लस होगा क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है 2,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जनरल रिजर्व के अंदर। मैंने आपको बताया था कि 2,000 अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मकसद है 2,000 यहाँ आ जाएंगे और 2,000 यहाँ से क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 2,000 आया और 2,000 जो है आपके माइनस हो गए, तो नेट इफेक्ट टोटल के अंदर कुछ नहीं आएगा कि प्लस माइनस हो गया आपका। आगे आ जाएं, देखिए यही है असल में जनरल रिजर्व जो है वो रिटेन अर्निंग का ही पार्ट है। आप उसे सिर्फ ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि ये एक कुछ स्पेसिफिक भी हो सकता है और अननोन के लिए भी होता है। यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि जनरल रिजर्व से देखें डिविडेंड भी आप पे करेंगे और भी काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद इंटरम डिविडेंड आपने पे कर दिया। इंटरम डिविडेंड जो आपने पे करा वो कितना पे करा आपने, 4,500। तो आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आप लिखें इंटरम डिविडेंड, ये 4,500 जो है आपने पे किया, तो 4,500 यहाँ से माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। कि ये 3 इस तरीके से आपने इसके अंदर टोटल करें और टोटल करने के बाद आप टोटल कर लें। अगर हम यहाँ उठा के देख लें तो देखें फॉर्मेट के अंदर वही चीज़ें हैं कि आप देखें 4,500 ये आ गया, ये तीनों का टोटल 99,500, ये 9,000 प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 0 हो गया क्योंकि आपने ट्रांसफ़र किया, ये डिविडेंड की पेमेंट कर दी, और इनको आप टोटल कर लें। उठा के इसको टोटल करा 104,000 हो गया, इसको आपने टोटल किया 9 5 14, और इस तरीके से इसमें से माइनस करा आपने 14 में से आपने 14,500 में से 2,000 ये माइनस करे, 4,500 ये माइनस करे, तो 8,000 आ गए। इन दोनों को प्लस किया 6,000 और 90,000।
तो ये आपके पास अगर देखें तो इक्विटी जब आपके पास आ गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी इसका नाम है, टोटल इक्विटी ईयर एंड के ऊपर आपके पास $104,000 बनती है। ये टोटल इक्विटी है आपकी। अगर बैलेंस शीट का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट्स क्या होती है। एसेट्स और इक्विटीज जो हैं ये एक्चुअली बैलेंस शीट है। एसेट्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। इक्विटीज को तीन हिस्सों के अंदर बांट देते हैं, लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज को दो हिस्सों में बांटेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और इक्विटीज हो गई। तो ये तीन पोर्शन यहाँ हो गए, दो पोर्शन वहां, ये बैलेंस शीट बन जाती है आपकी। तो इक्विटीज का पोर्शन आपको उसने, टोटल इक्विटीज जो आपके पास आ गई, शेयर होल्डर्स इक्विटी जिसे हम कहते हैं, 30 सितंबर 2017 को वो ये बनती है। तो ये आपका सवाल हल हो गया, आपका पहला पार्ट हो गया। सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड में कहता है के लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 30 सितंबर 2017 के लिमिटेड ने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। क्या करिए, कहता है नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू। एट बुक वैल्यू का मकसद है इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, कॉस्ट नहीं है, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसे बुक वैल्यू कहते हैं। वो $102,200 है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने इतना आपको पैसा दिया हुआ है जो आपका लिमिट्स थी उससे ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, ये लाइबिलिटी हो गई, ये करंट एसेट्स हो गया आपका। ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर से पैसा लेना है ये भी करंट एसेट्स हो गया। ट्रेड पेबल जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है, आपने जो माल खरीदा है जिसका आप बिजनेस करते हैं उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अदर पेबल भी करंट लाइबिलिटी है। तो ये आपके पास तीन करंट लाइबिलिटीज़ हैं और दो करंट एसेट्स हैं, और ये आपके पास आ गया। और ये भी आपका एसेट्स है लेकिन ये नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स हो गया आपका। कहता क्या है आपसे, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शो करें। फॉलोइंग टेबल में कहता है करंट एसेट्स बताएं। करंट एसेट्स को आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल तक लेकर आना है, वर्किंग करके बता दें। लिक्विड एसेट्स जो हैं इसको आप टोटल कर लें। लिक्विड एसेट रेशो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लाइज, तीन रेशो आपसे पूछता है। देखिए करंट रेशो आपको पता है, करंट रेशो क्या होती है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स को अगर डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज को तो ये आपकी करंट रेशो आती है। तो आप देखें आपके पास कि करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं। करंट एसेट्स आपके पास दो हैं, एक इन्वेंट्री आपका करंट एसेट्स है, तो इन्वेंट्री जो है वो है $5,100 की, और ट्रेड रिसीवेबल है $8,500 का। तो करंट एसेट्स जो हैं वो आपके पास बनते हैं 13,600, ये आप इधर लिख लें। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी 6,100, एक तो आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट है प्लस 4,300, ये आपकी ये ट्रेड पेबल, और फिर प्लस 1,400, ये 11,800 बनता है। तो 13,600 को अगर आप डिवाइड करें 11,800 से तो ये नॉर्मली फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी। तो 13,600 को डिवाइड कर दिया आपने 11,800 से, तो 1.15/1 कि ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 1.15, ₹1.15 जो है आपके पास मौजूद है। तो 1.15 ये आपके पास मौजूद है। देखें ये इस तरीके से अगर वर्किंग करें, ये दो आपके करंट एसेट्स जो मैंने वहाँ कैलकुलेट करे और तीन लाइबिलिटीज़ थी, तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, लिक्विड रेशो क्या करते हैं? लिक्विड रेशो जिसे एसेट टेस्ट रेशो कहते हैं, ये आपको पता है कि ये क्या होती है, ये जो रेडिली अवेलेबल करंट एसेट्स हैं बेसिकली उसको हम लेते हैं। तो जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर हम करंट आपके एसेट्स हैं उसमें से इन्वेंट्री को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि इन्वेंट्री देखें रेडीली अवेलेबल नहीं है कैश में, विल टेक टाइम। कैश और बैंक तो आपको पता है फौरी तौर पे बिक जाएगा। तो अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें, हमारे पास जो सवाल दिया है इसके अंदर दो ही करंट एसेट्स हैं हमारे, और दो में से एक हमारे पास था इन्वेंट्री और एक था ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल तो देखें मिल जाएगा, कस्टमर से पैसा लेना है उनके टर्म्स है, लेकिन इन्वेंट्री को विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। कब बिकता है ये माल, क्या होता है, इसको रेडिली अवेलेबल कैश की सूरत पे नहीं होता, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो उसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। और लिक्विड एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से। देखें यहाँ इसने क्या करा, ये 5100 को माइनस कर दिया, तो सिर्फ करंट एसेट्स जो लिक्विड एसेट्स जो आपके पास बचे
वो 8500 के बचे। लाइबिलिटीज़ आपकी सेम है जो पहले मौजूद थी, आपने करा तो 0.72 यानी 72 सेंट जो है आपके पास मौजूद हैं $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए। इसे हम लिक्विड या एसेट टेस्ट रेशो कहते हैं। और उसके बाद कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको पता है प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हुआ था 9000 हुआ था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है कि नेट प्रॉफिट को आप ऊपर रखें और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड देखें आप डायरेक्ट यहाँ इस फिगर को भी डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको पता है। इसी तरीके इसीलिए इसने देखें इन 3 फिगर को प्लस करा है, 96 प्लस 8000। ये एक्चुअली शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तो इसको भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आपने इसको लेके जब निकाला तो फिर आपके पास, या फिर आप एक और तरीका भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन देखें रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। देखें नॉन करंट एसेट्स आपके जो दिए हुए हैं, तो ये 1,02,200 रुपए के नॉन करंट एसेट्स हैं। इसके अंदर आप क्या करें, इसके अंदर करंट एसेट्स को प्लस कर लें। करंट एसेट्स को इसलिए ताकि टोटल एसेट्स आ जाएं। तो करंट एसेट्स कितने हैं, एक तो 5100 का करंट एसेट्स है और एक 8500 का करंट एसेट्स है, और इसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। करंट लाइबिलिटीज आपकी कौन कौन सी हैं, करंट लाइबिलिटीज आपकी 3 है, उन तीनों को आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से 6100 को माइनस कर दें, 4300, 1400 को माइनस करें। जब आप करेंगे और आपके पास टोटल भी आ गया है, तो ये जो 13,600 आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स कौन सा, देखें ये 8500 और 5100 आपके करंट एसेट्स हैं। 8 और 5 14 और उसके अंदर 8 और 5 13,600 रुपए देखें करंट एसेट्स आ गया। तो ये 1,02,200 में करंट एसेट्स को आपने प्लस किया। करंट लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल कितनी है, 6100, 6100 प्लस 4300, 6 और 4 10, 10,400, 10,400 में 1,400 को और प्लस करें तो 11,800, देखें 11,800 आ गया। तो आपने क्या करा कि नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को प्लस करा, इसलिए कि टोटल एसेट्स आ गए, और टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। क्योंकि इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं थी इस सवाल के अंदर दी हुई हो, अगर होती तो फिर हम कैपिटल एम्प्लॉइज में उसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ नहीं थी तो आपने करंट लाइबिलिटीज को माइनस करा। तो इन दोनों का अगर टोटल करें, इसका टोटल करें तो ये भी 1,04,000 ही आएगा, देखें, और ये भी 1,04,000 है। तो डायरेक्ट आप शेयर होल्डर इक्विटी को उठा लें, डिवाइड करें, ये आपके पास 8.65% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो ये 3 रेशो उसने आपसे मांगी थी करने के लिए। अगर रेशो का फार्मूला आपको आता है तो आप इत्मीनान से इसको कर सकते हैं। जो फिगर्स दी हुई हैं उनकी समझ में, कंसेप्ट आपका यही है कि आपको सवाल पढ़ के फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि एसेट्स कौन सा है, करंट एसेट्स कौन से होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है इसके अंदर से, और अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको एक्चुअली जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है वो पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इस सवाल के अंदर शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं थी, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट ये वाला पार्ट। अब हम आते हैं और देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर जो मांग रहा है हमसे। कहता डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड विश टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दे वुड लाइक टू इम्प्रूव के वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है और लिक्विडिटी है बिजनेस की वो इम्प्रूव हो। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज सजेस्टेड दैट बिजनेस शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बाय 50%, कि बिजनेस जो है वो 50% से इस अमाउंट को रिड्यूस कर दे अपनी इन्वेंट्री को। तो देखिए इन्वेंट्री रिड्यूस करने के अंदर एक प्रॉब्लम, एक अच्छी चीज़ तो ये है कि इन्वेंट्री क्या करती है, इन्वेंट्री को आप रखेंगे, स्टोरेज कॉस्ट आती है, ये एक कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ऑलरेडी ये बिजनेस हमने देखा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि लिक्विडिटी का इस कंपनी को प्रॉब्लम है कि इसके पास पैसे नहीं है। तो अगर आप इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर डेफिनेटली इसको रखेंगे। ये इन्वेंट्री अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो खरीदनी भी पड़ेगी, फिर पैसा यूज़ होगा। तो एक प्रॉब्लम ये नज़र आती है। इन्वेंट्री क्या होती है कि वक्त के साथ साथ आप किसी भी किस्म का बिजनेस करें, आप कपड़े का बिजनेस करें, आप फर्नीचर का बिजनेस करें, आप गाड़ियों का बिजनेस करें, जितनी चीज़ें पुरानी होती चली जाती हैं वो ऑब्सोलीट होती चली जाती हैं, उनकी और जो नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं वो ज़्यादा बिक रही होती है। इसीलिए आपने देखा कि अक्सर सेल लगी हुई होती है कि वो अपना पुराना स्टॉक जो है निकालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है विंटर ख़त्म होने लगती है तो फिर उसकी सेल आ जाती है, समर है तो उसकी सेल आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ये स्टॉक अगर हमने नहीं निकाला तो ये ख़राब भी हो सकता है और ये पैसे हो सकता है हमें ना मिले।
तो इन्वेंट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, ये 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं। इसका रिस्क ये है कि अगर इन्वेंट्री आप कम करते हैं तो हो सकता है कि फिर जो वो चीज़ें स्टॉक में ही नहीं होंगी तो आपकी सेल भी रिड्यूस हो सकती है। सेल आपकी रिड्यूस होगी तो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपकी अफेक्ट होगी तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपका कम हो जाएगा। इन्वेंट्री अगर आप कम करेंगे तो इन्वेंट्री कम होगी तो करंट रेशो आपकी गिर जाएगी, क्योंकि करंट रेशो आपको पता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होता है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी है एग्जाम में, जो मैंने बताई। लेकिन इसको आप लिखते हुए एक काम कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। वो इंटेलिजेंटली ये काम कर सकते हैं कि आपसे वो पूछ रहा है क्या करें, तो आप इसके अंदर ये लिखें कि ये इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री शुड बी revisited. Inventory should be revisited to assess कि what is in demand and what is needed to be write off। कि हो सकता है कुछ इन्वेंट्री ऐसी पड़ी हो जिसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको राइट ऑफ करना है, बिजनेस पे हिट ले लेंगे आप उसकी, और डिस्पोज ऑफ, या उसका डिस्पोज ऑफ या उसको बेच दें आप। तो बजाय 50% स्ट्रेट रिडक्शन से आप कह सकते हैं ये तमाम चीजें लिख के कि 50% रिडक्शन के बजाय कंपनी इसको रीअसेस करके देखे कि एक्चुअली कितने परसेंट। इसको जब रीअसेस करेगी कंपनी, इसको अपनी इन्वेंट्री को इस एंगल से देखेगी, तो रीअसेस करने के बाद फिर फैसला करेगी कितने परसेंट इन्वेंट्री रिड्यूस करनी है। और बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये यहाँ भी इसने लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कैश कैन बी टाइड अप इन इन्वेंट्री, द बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी ओवरड्रान, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। एक्सेस इन्वेंट्री होगी तो स्टोरेज आ जाएगी, डैमेज भी हो सकती है, ऑब्सोलीसेंस भी हो सकता है, करंट रेशो गिर जाएगी, एंड देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशो पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। इन्वेंट्री माइट कॉज फॉल इन ट्रेड पेबल आपका गिर जाएगा, और इसके अंदर ट्रेड पेबल आपका गिरेगा। ये हो सकता है कि इन्वेंट्री क्योंकि आप खरीद रहे हैं, ट्रेड पेबल भी गिरेगा तो आपका करंट, अगर लाइबिलिटीज भी कम हो जाती हैं तो फिर इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सेल आपकी गिर सकती है, उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका जो है कम हो सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो, इफ सेल्स वर लॉस्ट देन ट्रेड रिसीवेबल कुड फॉल, which could also tend to lower the liquid asset, liquid ratio भी आपकी कम हो सकती है। तो ये तो है, लेकिन डिसीजन क्योंकि वो आपसे मांग रहा है तो डिसीजन में फिर वो जुमले जैसे मैंने कहा या आप कुछ और अच्छा सोच सकते हैं तो वो कर दें कि मेरे ख्याल से इस इन्वेंट्री को रीअसेस करके देखना चाहिए कि एक्चुअली पोजीशन क्या है, कौन सी इन्वेंट्री डिमांड में है ताकि हम वही रखें, कौन सी ऐसी है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है और हम कैरी कर रहे हैं उसको फिर हमें ख़त्म, राइट ऑफ कर देना चाहिए अगर बिक नहीं रही है, और इमीडिएट बिक रही है तो सेल पे बेच देना चाहिए। जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो वी विल बी इन अ गुड पोजीशन कि हम देखें कि हमें क्या करना है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया इन्वेंट्री का। आगे आ जाएं। कहता है क्या लिमिटेड अलाउज इट्स क्रेडिट कस्टमर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज टू पे देयर अकाउंट्स, कि वो अलाउ करता है अपने कस्टमर को कि 60 डेज का क्रेडिट उसको देता है कि 60 दिन में वो कस्टमर उसको पैसे दे दे। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017, इस साल के इख्तिताम पर द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर वाज 69 डेज। अब 69 डेज का मकसद है कि 9 दिन ज्यादा कस्टमर ले रहे हैं, इसको पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए देखें बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है इसके अकाउंट में। तो स्टेट वेदर क्या लिमिटेड वुड बी सेटिस्फाइड, नो, नो सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि कस्टमर्स आर टेकिंग मोर डेज टू, आई मीन टू से टू गिव टू पे ऑफ पे ऑफ देयर डेट्स, के वो आपको लेट पेमेंट कर रहे हैं, लेट पेमेंट कर रहे हैं तो आपके वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आ गया है, तो ही विल बी अनसेटिस्फाइड। इसका आंसर सिंपल हो गया। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि क्या मांग रहा है हमसे। तीसरा में कहता है क्या लिमिटेड इज अलाउड 30 डेज इन विच टू पे इट्स अकाउंट टू इट्स क्रेडिट सप्लाईज। जैसे वहाँ कस्टमर था तो यहाँ 30 दिन जो है इसको बेसिकली मिले हुए हैं। इसकी क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो क्या है कि 30 दिन के अंदर इसको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2017 इट्स ट्रेड
पेएबल टर्नओवर वाज 52 डेज, 52 डेज में ये पेमेंट कर रहा है। डेफिनेटली देखें पूरी लिंकेज बन रही है। वहां इसको कस्टमर जो है वो लेट पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ डेफिनेटली इसका बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके पास पैसे नहीं है तो ये अपने सप्लायर को जो है लेट पेमेंट कर रहा है। होगा क्या, डिस्कस हाउ द ट्रेड पेबल टर्नओवर ऑफ 52 डेज में अफेक्ट के लिमिटेड। के लिमिटेड को अफेक्ट बहुत तरीके से करेगा, क्योंकि जब सप्लायर्स को पैसा नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपको सप्लाईज देना बंद कर दें, आपकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर कम होगी। अगर सप्लाई आपको टाइम के ऊपर नहीं मिलेगी तो आपकी सेल डायरेक्ट इफेक्ट होगी, रिलेशनशिप आपके ख़राब होंगे, तो ये आपके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट डाल सकता है। 22 दिन जो है वो आप लेट पे कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो आपका फर्दर सप्लाईज जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती हैं, रिलेशनशिप आपके डैमेज हो जाएंगे। उसके अलावा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई टर्म्स के अंदर जो आपके सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें हो सकता है लिखा हुआ हो कि अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो लेट पेमेंट सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी जितने वो नहीं कहते ऐसे लेट पेमेंट करें तो लेट पेमेंट चार्जेस आपने देखा होगा कराची इलेक्ट्रिक के बिल में या यूटिलिटी के बिल में लेट पेमेंट सरचार्ज आता है कि आप अगर लेट पेमेंट करेंगे तो वो कुछ पैसे लगा देते हैं। तो हो सकता है ये सप्लायर्स के साथ ये भी एक खर्चा आपका बढ़ेगा। विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज कैश डिस्काउंट, क्योंकि कस्टमर्स को सप्लायर कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं अगर आप जल्दी पेमेंट कर दें तो कैश डिस्काउंट देंगे, वो आपको नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस बुरे तरीके से सफ़र करेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस करी, पढ़ा हमने। आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट ई था, पार्ट ई के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने लिमिटेड कंपनी के लिमिटेड कंपनी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर था उसको ख़त्म किया। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स हमने देखे, रिटेन अर्निंग के, रिजर्व के। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको इत्मीनान से जाके देख सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह अब तरतीब ये रहेगी कि आप जो जितने पूरे पूरे जो पेपर हैं एग्ज़ाम्स के, हम उनको लेके उसके जितने क्वेश्चंस हैं आई विल ट्राई कि वो पूरे पूरे पेपर्स आपको मैं करा दूं, ताकि वो पेपर्स जब आप सीक्वेंस से कर रहे होंगे उसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स भी आ रहे होंगे और आपकी समझ में भी आएगा कि क्या हो रहा है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आई कोई चीज़ समझ में तो कमेंट्स में लिखिएगा, फिर उस कंसेप्ट को मैं दोबारा भी समझा दूंगा। और ये जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं इसको अपने और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और ताकि इस नॉलेज जो शेयरिंग हो रही है इसमें आपका भी हिस्सा डले। और अगर कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर तो कमेंट्स में लिखें, उसके ऊपर हम वीडियोस भी बनाएंगे। कुछ कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जो कुछ बाज़-औक़ात कहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स के अंदर लिखें, अपना फीडबैक दें। और यूट्यूब कराचियंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उस पर और ओ लेवल, ए लेवल, एस लेवल की वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैथमेटिक्स, नेम द सब्जेक्ट, यू फाइंड द टीचर देयर, एंड बहुत अच्छे टीचर हैं। अभी ये बिज़नेस स्टडीज़ भी आपको अरशद साहब हैं वो पढ़ाते हैं, उनके लेक्चर्स आना शुरू हुए हैं, वो उनको देखें। बिज़नेस स्टडीज़ के बहुत अच्छे लेक्चर हैं। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपकी स्टडी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसी सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।